हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें 3 लेडी इन वेटर्स दिखाई जाती है। लेडी होंगयांग कहती है कि मैं तुम्हारा इनसे तारुफ करवा देती हूँ। ये आज से जेट पवेलियन की नई लेडी इन वेटर्स है। तीनों के नाम होते हैं हाकुयू, कोकुयू और सेकियू। वो तीनों बहनें होती है और दिखने में हूबहू होती है। उनमें से एक पूछती है कि होंगाई तुम कैसी हो, बड़े सालों बाद तुम्हें देखा। तभी होंगाई कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तभी मामा पूछती है कि तुम इन्हें जानती हो। वो कहती है कि हाँ, ये मेरे गाँव की है। वो बड़ी वाली तो लेडी ग्योको की उम्र की है। मामा कहते हैं कि लिमिटेड स्टाफ, वो भी एक ही जगह से। लेडी ग्योको के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा। तभी उनमें से एक पूछती है कि तुम कौन हो। तभी मामा अपना नाम बताती है और कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई कोकू। लेकिन तभी वो कहते हैं कि मेरा नाम कोकू नहीं है। फिर वो कहती है कि सेकी। तब वो कहते हैं कि मेरा नाम सेकी भी नहीं है, मेरा नाम है हाकू। तब मामा कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। उनमें से एक कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम हमारे नामों से मिलते कलर्स की रिबन बना लेंगे। मामा सोचते हैं कि मुझे इनका नाम नहीं लेना चाहिए जब तक कि मुझे ये याद नहीं हो जाता। फिर हम देखते हैं कि युंगा मामा को खींच रही होती है। वो कहती है कि चलो यहाँ से, लेकिन मामा कहती है कि मुझे यहाँ पर रहने की इजाज़त लेडी होंगयांग ने दी है। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। मैंने अपना सामान भी यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। जिस पर युंगा कहती है कि तुम नई लेडी इन वेटर्स के सामने अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रही हो। लेकिन तभी वहाँ पर होंगयांग आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग सोच कर रही हो। और फिर वो उनके सर पे मारकर उनको घसीट कर लेकर जाती है। लेडी क्योको कहती है कि इसका मतलब शेड अप मामाओं का अड्डा है। लेकिन मामाओं तुम्हें सोना अपने कमरे में ही पड़ेगा। मामाओं कहती है कि मैं समझ गई। और फिर कहती है कि ये कितनी अच्छी मालकन है। मामाओं कहती है कि इन तीनों लड़कियों के आने की वजह से काम बच चुका है। लेकिन ये ज़रूरी भी था, क्योंकि लेडी क्योको को अभी लेडी इन वेटर्स की ज़रूरत थी। वो पेट से जो है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ये कॉक्यूबाइन लोलन के सामने कॉक्यूबाइन क्योको को सामान लाने के लिए भी था। उनके पास बहुत ज़्यादा लेडी इन वेटर्स है। मामा कहती है कि काम खत्म हो गया, मैं अपने शहर में जा रही हूँ। योंगा उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उन तीनों में से एक पूछती है कि एक बात बताओ योंगा, मामा अपने कमरे में नहीं रहती, वो शहर में रहती है लेडी क्योको की लेडी इन वेटर्स होने के बावजूद। जिस पर योंगा कुछ बता नहीं पाती। लेकिन उन तीनों में से एक बहुत ही ज़्यादा तफ्तीशनाक हो जाती है। योंगा मामा को बाहर से देखने लगती है। मामा कहती है कि आज योंगा ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं जानती हूँ कि उसके इरादे एकदम नेक थे। वो बस ये चाहती थी कि नई लेडी इन वेटर्स के साथ मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाऊँ। वो उसके घर की जो है। खैर, मेरा बर्ताव भी सही नहीं था। इसके बाद वो योंगा के पास आती है और कहती है कि योंगा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। तभी योंगा कहती है कि मामा क्या तुम सच में माफ़ी चाहती हो। तब वो कहती है कि हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तभी वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बस तुम हो जो मेरे सिवा यहाँ पर फ्री होने वाली है शाम को। और इसके बाद मामा कहती है कि इसका मतलब मैं फिर से फंस गई। रात हो रही होती है। योंगा के हाथ में कंडील होती है। वो मामा को लिए शुमाल की जानिब जा रही होती है। मामा पूछती है कि तुमने परमिशन तो ले ली थी ना। तभी वो कहती है कि हाँ, मैंने परमिशन ले ली थी होंगयांग से, तुम चलो मेरे साथ। योंगा अपने सर पे कपड़ा डाल देती है और मामा से भी ऐसा ही करने को कहती है। मामा पूछती है कि योंगा, इससे तो गर्मी लगेगी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तभी योंगा कहती है कि गर्मी तो अभी और भी बढ़ने वाली है। फिर वो एक पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ी हो जाती है और फिर उसको खटखटाती है। अंदर एक कोर्ट लेडी होती है। वो दोनों को देखकर खुश हो जाती है, कहती है कि तुम दोनों का आने का शुक्रिया। लेकिन तभी मामा कहती है कि ये थोड़ी बूढ़ी नहीं है कोर्ट लेडी बनने के लिए। वो कहती है कंडील को बुझा दो और दोनों एक एक मोमबत्ती लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। वो कहती है कि माजी के राजा के वक्त पे यहाँ पर बहुत चहल पहल होती थी, बहुत लड़कियाँ आती थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर लड़कियाँ आना बंद हो गई और अब यहाँ पर कोई नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, यही जगह हमारे लिए परफेक्ट होगी। वो उन्हें एक छोटे से कमरे में लेकर आती है और कहती है कि सब अपनी जगह पे बैठ जाओ। कोर्ट लेडी कहती है कि तुम लोगों का स्वागत है, आज हम खौफनाक टेरा कहानियाँ सुनेंगे जो आपका दिल दहला देगी। हम देखते हैं कि बीच में थोड़े से अंगारे लगाए होते हैं जिससे धुआं निकल रहा होता है ज़रा ज़रा। पहली कोर्ट लेडी अपनी कहानी शुरू करती है। वो कहती है कि शुमाल के जानिब हरम में एक लड़की थी जो कि काम करती थी। वो एक दिन खंडक में गिर के मर गई। इसके बाद एक और लेडी इन वेटर ने उसे खंडक में कूदते हुए देखा। ये सिलसिला जारी रहता था। हर रोज़ कोई ना कोई लेडी इन वेटिंग उसे खंडक में कूदते हुए देखती थी। ये बातें एक गेट लेडी के कान तक पहुंची। उसे उसके ऊपर दया आने लगी। वो कुछ फूल लेके उस जगह पे चली गई जहां पर उसको कूदते हुए देखा जाता था। लेकिन वो देखती है कि जैसे ही फूल उसने पानी में डाले, वो लड़की सफ़ेद चेहरे के साथ दीवार चढ़ने लगती है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है अजीब सी खौफनाक हंसी के साथ। वो उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन उसके पैर जम जाते हैं मानो उन्हें किसी ने जकड़ लिया हो। और इसके बाद वो उसके पीछे आ जाती है और उससे कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने मुझे धक्का दिया था। ये बात वो कोर्ट लेडी बहुत ज़ोर से बोलती है, जिसकी वजह से यंगा डर जाती है। मामा कहती है कि यंगा के लिए तो आज टाइम पास का अच्छा इंतज़ाम हो गया। फिर वो अपनी मोमबत्ती को बुझाकर अंगारों के अंदर डाल देती है। जिसके बाद कोर्ट लेडी कहती है कि तुम सभी को ऐसा ही करना है। एक के बाद एक ये सिलसिला जारी हो जाता है। मामा कहती है कि ये मनोरंजन का अच्छा ज़रिया है। यहाँ पर मनोरंजन की चीज़ें पहले से ही बहुत कम है, इसलिए शायद इस तरह की चीज़ों का अहतमाम किया जाता होगा। तभी शीशु उसका नाम लेती है और मामा कहती है कि शीशु तुम भी यहाँ हो। शीशु से खाने के लिए कुछ देती है। मामा वो खाने लगती है और फिर एक और कोर्ट लेडी अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। एक वक्त की बात है, एक गांव जो कि जंगल के पास था, लेकिन गांव वालों का जंगल में जाना मना था।
एक दिन वहाँ पर अकाल पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पर रहती एक विधवा का जीना मुश्किल हो गया था। उसका एक बेटा भी था, वो दोनों बहुत दिनों से भूखे थे। आखिरकार बच्चे ने भूख के मारे जंगल में कदम रख दिया और वहाँ से बहुत सारी खाने की चीज़ें ले आया। उसने अपनी माँ से कहा कि उस जंगल में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें उगती है। किसी तरह से ये बात गाँव वालों को पता चल गई। उन्होंने उन दोनों का बहिष्कार कर दिया। माँ और बेटे की हालत बहुत खराब होने लगी, लेकिन उनको कोई भी गाँव वाला देखने नहीं आता था। फिर एक रात एक इंसान ने उनके घर के आगे एक अजीब सी रोशनी देखी जो कि उनके घर के अंदर दाखिल हो गई। वो बहुत ज़्यादा चौंक गया। उसने ये बात गांव के बड़ों को बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। बेटा मरा पड़ा था, माँ भी मरने वाली थी, लेकिन वो मरते मरते कह रही थी कि तुम्हें मैं एक खास काम की बात बताना चाहती हूँ, लेकिन तभी वो मर जाती है। सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खौफनाक हंसी होती है। गाँव वालों ने कहा उस जंगल में एक राक्षस है और जो भी वहाँ पर कदम रखता है वो अपने साथ उस राक्षस की बला को ले आता है जो कि उसकी जान ले लेती है। मामा कहती है कि मैं समझ के क्या हुआ था। तभी शिशु कहती है बताओ मुझे। मामा कहती है कि रुको ज़रा, पहले ये ख़त्म हो जाने दो। मामा को उबासी आने लगती है। वो कहती है कि आज मुझे इतनी आलस क्यों आ रही है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ इतने छोटे कमरे में है। फिर कोर्ट लेडी कहती है अगली, और शिशु कहानी सुनाना शुरू कर देती है। बहुत घना अंधेरा होता है और उस अंधेरे में एक भिक्षुक चला जा रहा होता है। असल में वो एक गांव में क्रियाक्रम करने के लिए गया था, लेकिन वापस लौटते हुए उसे देर हो गई। वो जिस रास्ते से आ रहा है वहाँ ऊंची ऊंची घास है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। ऊपर से जंगली कुत्ते भौंक रहे हैं मानो कि किसी शिकार को ढूंढ रहे हो। अचानक से उसे एक घर नजर आता है और वो उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जानता हूँ कि बहुत रात हो चुकी है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। आपको यहाँ क्या खींच लाया यजमान? मुझे 2 पहाड़ घूम के अपने घर जाना है, लेकिन रात बहुत हो चुकी है। क्या आप मुझे अपने घर में छोटी सी जगह दे सकते हैं? लगता है आप बहुत थक चुके हैं। बीवी ने उसे अच्छा खाना दिया और कमरा भी, जिसके बदले में भिक्षुक उसे कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तो आखिरकार वो सूत्रों का उच्चारण करने लगा उनके लिए। अचानक से घंटियों के बजने की आवाज़ें आने लगी। भिक्षुक ने कहा कि क्या ये घंटियाँ है? नहीं, ये घंटियों की तरह लग रहा है, लेकिन यह आवाज़ इंसानों की है। लड़की कहती है आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा मनसूबा क्या है? सब ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं अकेली नहीं रह सकती। तो तुम ही बताओ हम क्या करें? आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या वो दोनों बहस कर रहे हैं? क्या मुझे उनके मामलात में पढ़ना चाहिए? नहीं, कुछ तो है जो मुझे कह रहा है कि बस सूत्र उच्चारण जारी रखो। एक काम करते हैं, इस भिक्षुक इसका इस्तेमाल करते हैं तुम्हारी जगह पर। यही ठीक रहेगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दरवाज़ा खुलता है। लड़की के हाथों में खंजर होता है। उसकी जिसामत बहुत ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रही होती है। उसकी आंखें एकदम फटी हुई होती है, मानो कि किसी खौफ ने उसको जकड़ लिया हो। वो कहती है भिक्षुक अपनी आंखों को खोलता है और वो उसके पैरों को देखकर अचंभित हो जाता है। वो उसके चेहरे की तरफ देखता है, लेकिन वो उसकी तरफ पलटती है। वो बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाता है। वो बहुत ज़ोर से मंत्र उच्चार करने लगता है। वो कहती है वो गुस्से में पागल होने लगती है, इधर उधर नजरें घुमाने लगती है, लेकिन वो भिक्षुक मंत्रोच्चार जारी रखता है। लड़की कहती है देखते ही देखते सब शांत हो जाता है। भिक्षुक मंत्रोच्चार बंद कर देता है और घर के बाहर कदम रखता है। वो देखता है कि लड़की और लड़का दोनों ही यहाँ पर नहीं होते, बस वहाँ पर बहुत सारे कीड़ों की राख जमी होती है। भिक्षुक अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और अपने सफ़र को जारी कर देता है। अपोफिक्री सोचती है कि मंत्रोच्चार आखिरी दम तक। क्या कहानी सुनाई है शिशु, सच में रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। तभी कोर्ट लेडी कहती है कि मामा तुम्हारी बारी। तब मामा कहती है कि हाँ, ये कहानी मुझे मेरे पिता ने सुनाई थी। एक गाँव की बात है जहाँ की कब्रों को कोई रात को खोद देता था और लाशों को बहुत ही ज़्यादा भद्दा बना देता था। कुछ नौजवान और दिलेर लड़कों ने इस बारे में जाँचबीन करने के बारे में सोचा। वो रात को कब्रिस्तान गए और उन्हें एक रोशनी नजर आई। वो उसे देखकर पहले तो चौंके, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक इंसान है जो कि कब्रों को खोदता था। असल में उसे एक श्राप के बारे में पता था और वो उसी श्राप को ढूंढ रहा था। वो रोज रात को कब्रों को खोदकर उनके कलेजे को निकालकर उन्हें खा। तभी यंगा उसके सर पे मारती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, अब बंद करो। फिर कोर्ट लेडी कहती है कि यंगा अब तुम्हारी बारी। तभी यंगा बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहानी सुनाने लगती है, लेकिन उसकी कहानी हमें सुनाई नहीं जाती। इसके बाद कोर्ट लेडी की बारी आती है और मामा कहती है कि यह लड़कियाँ 12 है, लेकिन इसने कहा था कि 13 कहानियाँ सुनाई जाएगी। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो हाथ में मोमबत्ती ले लेती है और कहती है कि ये यही की बात है जब माजी का राजा यहाँ पर राज किया करता था। इस जगह को बढ़ाया जा रहा था और बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा था। जिस पर एक लेडी कहती है कि ऐसा क्यों? तब वो कहती है कि ग्रेट एम्प्रेस डोजन, जो कि बाद में एम्प्रेस कहलाई, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी। वो माजी के राजा के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जो कि उसके लायक हो।
तभी माओ कहती है कि ये क्या हो रहा है। माजी के राजा ने एक छोटी सी लड़की को चुना, उसके बाद दूसरी लड़की को, फिर तीसरी लड़की को, और ये जारी रहता था। वो लड़कियों की बारी लगाता था। फिर एक छोटी लड़की को वहाँ पर लाया गया, उसकी भी बारी लगी। वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसे बाहर जाने की मनाही थी। एक दिन उनमें से एक लड़की पेट से हो गई। उसने ये बात माजी की महारानी को बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। हमें माओ दिखाई जाती है, उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, धुंधलापन आने लगता है उसकी आंखों के सामने। ऐसा लग रहा होता है कि वो बेहोश होने वाली है। कोर्ट लेडी कहती है कि उसने मरने से ज़रा पहले कहा। माओ की झपक जाती है और वो दौड़ के खिड़कियाँ खोल देती है। फिर वो यंगाओ से शुशे कहती है कि अपने आसपास की लेडी इन वेटरन्स का मुआयना करो, देखो कि वो ठीक है या नहीं। और इसके बाद वो कहती है कि सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दो। तभी यंगा पूछती है कि हुआ क्या। तभी माओ कहती है कि उस अंगारों की आग से एक अजीब सा धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण बढ़ चुका है, यहाँ की हवा प्रदूषित हो गई है। हम देखते हैं कि सारी लड़कियों की हालत बहुत ख़राब होती है और माओ सोचती है कि आखिरकार मुझे पता कैसे नहीं चला। लेकिन तभी वो कोर्ट लेडी उसके पीछे नमूदार हो जाती है और कहती है, जिस पे माओ पलटती है, लेकिन वो वहाँ कहीं नहीं होती। यंगा कहती है कि कितनी अजीब रात थी ना, जिसने ये सब एहतमाम किया वही गायब हो गई। लेकिन तभी पीछे से शिशु आती है और कहती है कि मामो मुझे बताओ कि उस स्टोरी में असल में क्या हुआ था। असल में बात ये थी कि जो भी उस जंगल में जाता था वो कुछ खाना खाता था, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता था। धीरे धीरे सबको पता चला कि इस जंगल में तो जहरीली जड़ी बूटियाँ हैं और इसी की वजह से वहाँ पर जाना मना कर दिया गया। जाहिर सी बात है, वक्त गुजरने के साथ सब कुछ भूल गए, लेकिन जो चीज़ें याद रही वो यही थी कि जंगल में जाना मना है और इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता था। लेकिन अकाल पड़ा और बच्चा भूख के मारे उस जंगल में चला गया। उसने वहाँ से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ निकाली और खुद भी खाई और अपनी माँ को भी खिलाई। असल में एक मशरूम है जो कि रात को चमकता है, जिसको लोग मूनलाइट फेरी कहते हैं। उस इंसान ने वही मशरूम देखा था। माँ और बेटा मशरूमों को लेकर अपने घर जा रहे थे, लेकिन उनको एक इंसान ने देख लिया। जाहिर सी बात है, अंधेरा बहुत था इसलिए शक्लें नहीं दिखी। उससे बस ऐसा दिखा कि कोई रोशनी घर के अंदर जा रही है। वो उन मशरूमों को बहुत पहले से खा रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ा और उनकी मौत हो गई। क्योंकि गाँव वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया था, इसलिए उस माँ ने उनसे बदला लेने की सोची। और आखिर में वो यही कहना चाहती होगी कि वहाँ जंगल में बहुत सारे मशरूम है जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये सुनकर शिशु कहती है कि अब मुझे समझ आया, तुम्हारा शुक्रिया मामा। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यंगा कहती है कि अच्छा, तो इस तरह की बात थी, अब तो मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि सारी स्टोरी ऐसी ही होगी। तभी मामा कहती है कि किसको पता कि क्या सच्चाई है। वो दोनों होंगयांग के पास आ जाती है। होंगयांग कहती है कि तुम बहुत जल्दी आ गई। तब वो कहती है कि हाँ, जल्दी खत्म हो गया सब कुछ। तभी वो कहती है कि एक बात बताना कि किसने इंतजाम किया था। जिस पर वो पूछती है कि आपको नहीं पता किसने किया था। जिस पर होंगयांग कहती है कि एक पुरानी लेडी थी जो अब तक इसका इंतजाम करती थी, लेकिन पिछले साल ही उसका इंतकाल हो गया। इस साल पता नहीं ये किसने किया। होंगयांग कहती है कि तुम्हें मालूम है इस साल जगह भी बदल दी गई थी। पता नहीं क्यों उसने उस अंधेरी और खाली जगह को चुना। वहाँ पर तो लड़कियाँ जाने से डरती थी। पता नहीं उसने अकेले ही इंतजाम कैसे कर लिया इतना सारा। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि वो लड़की थी कौन, बताओ ना किसने इंतजाम किया था। होंगयांग कहती है कि पिछले साल जब वो चल बसी तो मुझे बहुत ज़्यादा धचका लगा था। मैं तो उभर ही नहीं पाई थी सर में से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चुस्त पुस्त और दुरुस्त थी। उसकी मौत की वजह भी पता नहीं चली। चलो, मैं बहुत खुश हूँ कि इस साल किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी उठा ली। ये सुनकर यंगा की ज़मीन हट जाती है, आसमान फट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अचंभे में आ जाती है। वो मामा को पकड़ लेती है और कहती है कि वो कहानी। तब मामा की झपक जाती है और वो सोचती है कि वो लड़की और कोई नहीं, वही थी, एक छोटी बच्ची जिसका इस्तेसाल हुआ, राजा ने जिसका इस्तेमाल किया और एम्प्रेस ने जिसको मरने के लिए छोड़ दिया। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा रहस्यों से भरी हुई है। वो 13वीं कहानी वो सुनाई नहीं जा रही थी, वो हम जी रहे थे शुरुआत से लेकर अंत तक। तभी यंगा उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मामा, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, जो भी हो जाए। हम देखते हैं कि यंगा ने मामा को जकड़ लिया होता है और मामा कहती है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं मैं कैसे सोऊंगी। फिर हमें जिनशी दिखाया जाता है। वो कप में कुछ पी रहा होता है। वो उस कप को गौर से देखता है और फिर उसे चांदनी रात में रख देता है और उसे गौर से देखने लगता है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।